Hi, this is Shubhra from College Mela and welcome to the very important session which is most neglected but life-changing topic. नीट का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी। आपने नीट का एग्ज़ाम दे लिया है और काउंसलिंग अभी आने वाली है, तो उससे पहले आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी है, आज का हमारा ये टॉपिक उसी बात पर बेस्ड है। ये जो प्रिपरेशंस हैं ये आपके लिए ड्रास्टिक चेंज वाली हो सकती हैं, क्योंकि आप इन प्रिपरेशंस के बेसिस पर बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या फिर इन केस अगर आपको नीट में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं दोबारा से या कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वेयर योर स्ट्रेटजी इज़ डिस्कस्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लान करनी। सो अब हम बात करते हैं कि आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है और रिजल्ट अवेटेड है और काउंसलिंग अभी हुई नहीं है, तो उसके बीच में आप रिलैक्स हो गए होंगे। डेफिनेटली अ लिटिल बिट रिलैक्स बनता है, लेकिन फिर भी अपने माइंड को अभी रिलैक्स मत दीजिए जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग दैट देयर आर 280 मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया विच आर गवर्नमेंट, एंड देन 250 से अबव हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो मेन एम सबका यही होता है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। सो 280 मेडिकल कॉलेजेस, और उन मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 42,000 सीट्स होती हैं MBBS स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन 42,000 सीट्स आपको अवेलेबल नहीं होती हैं। आपको कौन सी सीट्स अवेलेबल होती हैं? आपके स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस की टोटल सीट्स जितनी भी होती हैं उनका 85%, और ऑल इंडिया में जितनी भी मेडिकल सीट्स हैं उनका 15% आपको अवेलेबल होता है काउंसलिंग के लिए। सो दैट मीन्स देयर आर 2 काउंसलिंग। अब पहले हम समझते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। सो देयर आर एटलीस्ट 2 काउंस जो कि हर स्टूडेंट को अटेंड करनी चाहिए जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या जिन्होंने नीट का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्लियर कर लिया है एंड दे वांट अ college to get admitted. So firstly, all India 15% quota counseling, इसके अंदर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, AFMCs, DU के कॉलेजेस आते हैं। इसके अलावा जो 85% सीट्स रह गई हैं हर कॉलेज की, वो आपकी स्टेट की काउंसलिंग से पूरी होती हैं, यानी कि आपको 2 काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड देन आपकी जो भी पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग है। ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। लाइक अगर आपको 15% कोटा की जो सीट्स हैं उनके अंदर आपको सीट मिल जाती है, तो एक राजस्थान का स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जब आप अपने स्टेट की काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपने जिस स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल है, या फिर कुछ रूल्स जो कि जिनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र इंटर स्टेट हुआ करता है उनके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि थोड़े से चेंज होते हैं, वो उन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर उन स्टेट्स के अंदर काउंसलिंग जो भी है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और आप उस स्टेट की सीट को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका, तो कर्नाटका की जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें सिर्फ कर्नाटका के जो डोमिसाइल वाले स्टूडेंट होते हैं और सिर्फ उन्हीं को उन 85% सीट्स के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। देयर आर अराउंड 5,000 सीट्स इन ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि आपको 15% कोटा से मिलती है, एंड देन पर्टिकुलर स्टेट की जो भी सीट्स होती हैं 85% वो, यानी कि अपने आप को 2 काउंसलिंग्स के लिए तैयार रखिए। काउंसलिंग के बहुत सारे चरण होते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन मॉप अप राउंड। ये सब हम आपको काउंसलिंग की जो डेट्स आ जाएंगी उसके बाद में जब आपको पूरा प्रोसीजर में समझाऊंगी कि काउंसलिंग में किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको कॉलेजेस की रैंकिंग रखनी है और क्या आपको करना चाहिए के बेसिस पे समझाऊंगी। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग की डेट के आने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। हमने देखा कि हमारे पास में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पर अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होती है। मिनिमम कट ऑफ तो बहुत ही कम होती है, लाइक इट्स अराउंड 137 फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 107 फॉर OBCs एंड SC STs काइंड ऑफ। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की MBBS सीट अराउंड 570-580 मार्क्स के आसपास ही खत्म हो जाती हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 570-580 या उससे अबव हैं उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उन्हें ये है कि उन्हें
गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जो 600 प्लस है उनको तो फॉर श्योर मिल जाएगा। जो 570 और उससे अबव स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं फर्स्ट। सेकंड, जब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मेरी चॉइस मानी जाए तो मुझे ये कॉलेज चाहिए, फिर उसके बाद अगर वो नहीं मिलता है तो मुझे नेक्स्ट कॉलेज ये वाला लेना है, फिर अगर वो भी नहीं मिलता तो नेक्स्ट कॉलेज मुझे ये वाला लेना है के बेसिस पे अपनी सीरीज तैयार रखिए। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उस टाइम पे आप अगर सर्च करने बैठते हैं कॉलेजेस के लिए तो आपके पास टाइम पीरियड कम होता है, रादर देन अभी से आप इस बात को तैयारी कर लें कि कौन से कॉलेज में आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ ये जो पॉइंट है वो किसी भी कॉलेज के लिए और किसी भी मार्क वाले स्टूडेंट के लिए लागू होता है कि आप जब भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका रिकग्निशन चेक कर लीजिए। सारे मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, कौन से गवर्नमेंट हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी कितनी सीट्स को सैंक्शन मिला है 2019-20 में। उसके बेसिस पर आप अपने कॉलेजेस की प्रायोरिटीज को बना सकते हैं जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ जनरली स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि किस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसका ओपीडी अच्छा है। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी जितना अच्छा होगा आपको उतने ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट करने का मौका मिलेगा, उनको समझने का मौका मिलेगा। हमने बात करी 570 या 580 से अबाव स्टूडेंट्स जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक रेंज आती है 500 से 570 मार्क्स के बीच में। तो 500 से 570 मार्क्स के बीच में जो रेंज आती है इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में चांसेस कम होते हैं, लेकिन स्टेट्स में काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए होप नहीं छोड़नी है। एक पूरी रेंज जो कि 400 मार्क्स से लेकर 570 560 मार्क्स तक आती है, जिसका कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है, उनको क्या करना है। उनके लिए यहाँ पर पिक्चर में आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी काउंसलिंग ही होती है, ये आपको पता होगा, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कॉलेज का ओपीडी बहुत अच्छा होना चाहिए। देन अगर आप कर सकते हैं तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स से बात कीजिए, उस कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं रिसेंटली उनसे बात कीजिए कि कॉलेज की कंडीशंस क्या हैं, पेशेंट्स कितने आते हैं, किस तरीके से वहाँ पढ़ाया जाता है। तो आपको एक अच्छा नॉलेज बेस मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अनजान जगह पर लैंड अप कर रहे हैं। यू विल लैंड अप इन अ गुड नॉन प्लेस और आपका माइंड सेट रहेगा कि अच्छा यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे पेशेंट, अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स आई एम गोना गेट अ गुड एक्सपोजर टू द पेशेंट एंड माई स्टडीज़। अब इस रेंज में यानी कि 400 प्लस से लेकर 570 580 जहाँ तक कि मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के थे वहाँ तक की कट ऑफ जो जाती है, वहाँ तक के स्टूडेंट्स को डिलेमा होता है कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए क्या। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं तो क्या उन्हें ड्रॉप करना चाहिए या उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर ड्रॉप भी नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट में एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं तो क्या उन्हें दूसरे कोर्सेज की तरफ टर्न आउट होना चाहिए। तो यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि नीट जो एग्ज़ाम आपका हुआ है उससे सिर्फ एमबीबीएस में नहीं, एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इन सब फील्ड्स में भी आपका सिलेक्शन होता है। तो इन सब की काउंसलिंग्स में भी आपको नीट हेल्प करता है। तो अगर इन केस आप एमबीबीएस आपको मिल नहीं पा रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस की आप फीस नहीं पे कर पा रहे हैं या वो भी नहीं आपको मिल पा रहे हैं और आपको ड्रॉप भी नहीं करना है, तो यू कैन थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। डेफिनेटली दीज आर गुड ऑप्शंस। अगर आप कंपेयर टू एमबीबीएस करेंगे तो एमबीबीएस के कंपैरिजन में ये जो कोर्सेज होते हैं इनके अंदर मनी अर्निंग थोड़ी कम होती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आयुर्वेदा, होम्योपैथी ये ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। एलोपैथी के साथ साथ भी इन्हें फॉलो किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें करियर बिल्कुल नहीं है। एंड यू गेट जॉब इन दीज सेक्टर्स वेरी इजीली। लाइक फॉर एग्जांपल वेटरनरी में बहुत अच्छे स्कोप है आगे जाने के। देन आयुर्वेदा इज़ बिकमिंग फेमस इन द वर्ल्ड, सो आप इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी रेंज जो कि 400 या 350 जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ से भी नीचे आ जाती है, से लेकर नीट का मिनिमम कट ऑफ स्कोर किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं फिर से कहूँगी जिनके 300 मार्क्स हैं, जिनके या फिर 200 प्लस हैं, तो
उनसे मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको MBBS नहीं मिला तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अभी भी आपके पास बाकी हैं, तो उस चीज़ की मत आप चिंता कीजिए कि आगे क्या होगा। MBBS इज़ गुड फॉर लाइफ बट MBBS इज़ नॉट लाइफ। रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी करियर कम अच्छा हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ पर उस करियर के होने या नहीं होने का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि आप बहुत परेशान हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर आपको ये लगे कि आपकी तो लाइफ ही खत्म हो गई है। लाइफ हमेशा चलती रहती है, तो अपने आप को एक पॉजिटिव फील के साथ रखिए कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हो पाया है उसके बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है कि ऐसा तो नहीं है आपने 12th में भी तैयारी की, 11th में भी तैयारी की और उसके बाद भी आप एग्जाम दे रहे हैं और मार्क्स आपके बहुत कम आ रहे हैं, तो आप अगर सोच रहे हैं कि दोबारा से एक बार हम ड्रॉप कर लेते हैं, तो क्या वो एक पर्टिकुलर राइट डिसीजन होगा इस काम को करने के लिए कि आपको ड्रॉप करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि क्या आप सच में इतना बड़ा मार्क्स का जो गैप है, यानी कि मान लीजिए आपके फॉर एग्जाम्पल 250 मार्क्स हैं, एक साल आपने तैयारी की है, 12th में तैयारी करी है, 11th में तैयारी करी है, या फिर हो सकता है उसके बाद भी तैयारी की हो और उसके बाद भी आपके 250 या 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो मिनिमम आपको 600 मार्क्स तो फिर भी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो क्या आप वो इतना बड़ा जो मार्क्स का गैप है वो कवर कर पाएंगे? या फिर अगर बाई चांस आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स अगर 350 और 400 और 500 पर ही रह जाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। क्या आपने अपनी कमियों को देख लिया कि क्या गलतियां की थी पिछले टाइम जो तैयारी करी उसमें, आप क्या उन गलतियों को सुधार रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमारे माइंड पर हमारा हार्ट हैवी हो जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाया लेकिन अब कर लूँगा, अब तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी और करूँगा लाइक दैट। लेकिन हम अपनी कमियों को क्रिटिकली सोच नहीं पाते कि हमने ये गलतियाँ करी, हमारा ध्यान भटक गया, हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, रिविजन अच्छे से नहीं करा, या नेगेटिव मार्क्स हो गए, या हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, अगर आप नहीं इतना पढ़ सकते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग होता है, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी है कि मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ भी करने के लिए केपेबल नहीं हूँ। एवरी स्टूडेंट और एवरी पर्सन इज हैविंग डिफरेंट क्वालिटी, बट इन केस अगर आपने प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर डिसाइड किया है कि आपको दोबारा से तैयारी करनी है या फिर आपको कोई और कोर्स ज्वाइन करना है, तो पहला काम आपका ये है कि आपको ये देखना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, और आप अपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाना तैयार कर दीजिए। अगर आप डिलेमा में हैं कि आपका क्या होगा, तो आप अपने सारे जितने भी केसेस आपके पॉसिबल हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकता है सीट मिल जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट में नहीं मिले लेकिन प्राइवेट में MBBS मिल जाए, तो क्या आप वो लेंगे, और लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, क्या सीरीज होगी कॉलेज लेने की, अगर नहीं लेना है तो आपका क्या प्लान होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर कोई और कोर्स लेना चाहते हैं, वो आपका प्लान होना चाहिए। देन सेम चीज आप सभी के लिए अप्लाई होती है, यानी कि अपना प्रॉपर प्लान तैयार रखिए और एक बैकअप प्लान भी तैयार रखिए कि अगर ये नहीं तो फिर क्या। अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखिए कि कभी भी कोई भी करियर आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकता है। योर हैप्पीनेस, योर फैमिलीज हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली हर फैमिली चाहती है कि उनके बच्चे एक अच्छे करियर में जाएं, लेकिन अच्छा करियर इज नॉट इक्वल टू ओनली MBBS। तो मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिस एग्जाम को दे रहे हों और सीट्स फ्यू थाउजेंड में हो, तो हर किसी को तो सीट डेफिनेटली वैसे भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपना ध्यान रखते हुए, अपने करियर का ध्यान रखते हुए और फुल मेहनत से अपना करियर सेट कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अब आपको क्या तैयारी करनी है। आपके सारे बैकअप प्लान्स हो चुके हैं तैयार, तो नेक्स्ट आपकी तैयारी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना डोमिसाइल तैयार करवाना है। इन केस अगर आपने डोमिसाइल तैयार नहीं करवा रखा है तो डोमिसाइल इज मूल निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहाँ आप लंबे टाइम तक रहते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए, उन्हें पता होगा कि डोमिसाइल या कि मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है और वो उसे बनवाएंगे। डोमिसाइल के अलावा चाहिए आपको आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मोस्टली 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के अंदर ही सर्टिफिकेट होता है। अगर इन केस अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग शो करने होंगे, अगर नहीं तो सेम में ही आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होंगे।
नेक्स्ट आपको चाहिए एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर मोस्टली आधार कार्ड होता है या फिर आप अपना DL दे सकते हैं। नेक्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग से है तो आपको वो लगाना है। इन केस आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में आपकी बर्थ डेट दी हुई है तो बर्थ सर्टिफिकेट की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर whether you belong to SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या अन्य कोई। उसके बाद चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ये वही होगी जो कि आपने नीट का फॉर्म फिल करते वक्त यूज़ की थी। सेम फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। अब आप फ़ोटोग्राफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो फ़ोटो आपने वहाँ लगाई थी उसी फ़ोटो की आपको एटलीस्ट 6 कॉपीज़ अपने पास रखनी है। नीट 2020 का जो आपका एडमिट कार्ड है वो, और नीट 2020 का जो स्कोर कार्ड या कि रैंक कार्ड है वो, ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन फॉर्म यानी कि पेपर्स पर, और इनका ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म में रखने हैं। हार्ड कॉपी मीन्स कोई भी चीज़ पेपर्स पर है, सॉफ्ट कॉपी मीन्स जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में होने चाहिए, ताकि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर रहे हों तो ये सारी चीज़ें आपके पास में सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हों और आप उनको अपलोड कर सके काउंसलिंग के फॉर्म में। आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के जो पेपर्स हैं वो सब चाहिएंगे तब जब आप कॉलेज में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। उससे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलाना होगा। इसके अलावा आपका एक पेपर पे सिग्नेचर भी चाहिएगा। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए है ताकि आप अपने आप को नीट काउंसलिंग से पहले कम्प्लीटली रेडी कर पाएँ। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए नीट की काउंसलिंग के लिए। जैसे ही नीट की काउंसलिंग की डेट आएंगी और उसके फॉर्म की फिलिंग के लिए हम फिर आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर होंगे। आशा करती हूँ नीट स्ट्रेटेजी पे बना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे अदर चैनल्स को भी देख सकते हैं। थैंक यू।